हे एवरीवन, दिस साइड अशोक मेहरा। गाइस, आज के सेशन में जो हमें पढ़ना है एप्लीकेशन पढ़ना है गॉस लॉ का। कौन सा एप्लीकेशन पढ़ना है? वी नीड टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज। एक लाइन है जिसके ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है और जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है। ये बात ध्यान में रखनी है। जब तक कुछ नहीं बोलता है सामने से तो आपको यूनिफॉर्मली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन मानना है, राइट? ठीक है, तो लाइन हो सकती है इनफाइनाइट लॉन्ग, कोई सिलेंडर हो सकता है इनफाइनाइट लॉन्ग, कोई थिन रोड हो सकती है। उन सभी के लिए ये एप्लीकेशन है और यही सेम आंसर अपन को कैलकुलेट करके दिखाना है। अगर ये तीनों आते हैं, तीनों में से कोई भी एक आता है, राइट? क्या लाइन ऑफ चार्ज हो सकती है इनफाइनाइट लॉन्ग, एक थिन रोड हो सकती है इनफाइनाइट लॉन्ग, एक सिलेंडर हो सकता है इनफाइनाइट लॉन्ग, राइट? तो इस केस में सेम ही अपना रिजल्ट आता है, तो उसका हमें डेरिवेशन देखना है। और इसका जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो हम कूलम्स लॉ से भी निकाल सकते हैं, बट अभी हमें किसकी हेल्प से निकालना है? गॉस लॉ की हेल्प से निकालना है, ठीक है? आप कूलम लॉ की हेल्प से ट्राई करिएगा, अगर नहीं होता मेरे को बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं आपको बताऊंगा उसका आंसर कैसे कैलकुलेट करना है, राइट? तो इसका डेरिवेशन समझने से पहले इसका जो डायग्राम है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डायग्राम आ जाता है सारी चीजें हल हो जाती हैं। पहला तो पॉइंट ये हुआ। और अभी इसको कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं फिर, राइट? तो मैं इसका बेसिक कंसेप्ट आप लोगों को इसका बता देता हूँ, गॉस लॉ क्या होता है, राइट? तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं कहानी अपनी। जो कहानी रहने वाली है वो कहानी कुछ ये रहेगी। जस्ट ए मिनट गाइस। तो बाय गॉस लॉ, गॉस लॉ की हेल्प से हमें इसको कैलकुलेट करना है, राइट? क्या होता है गॉस लॉ? फाई इक्वल टू क्यू नेट चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये टारगेट है, मतलब हमारा जो टारगेट यहाँ पर रहने वाला है वो ये टारगेट है, राइट? इसको हमें निकालना है। अगर चाहूँ तो मैं फाई की जगह क्या लिख सकता हूँ? ई डॉट डी एस भी लिख सकता हूँ, जैसा मैंने आपको कूलम्स लॉ में पढ़ाया था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बताया था? डॉट प्रोडक्ट होता है दो क्वांटिटी का, इलेक्ट्रिक फील्ड का और स्मॉल एरिया का। डी एस क्या है? स्मॉल एरिया। तो हमें कैलकुलेट करके देना। अगर हम ये कैलकुलेट कर गए तो हमारी कहानी आसान हो जाएगी, ठीक है? नेट चार्ज इनसाइड, नेट चार्ज का मतलब जितना टोटल चार्ज अंदर है। तो सबसे पहला काम क्या? एक लाइन लेनी है। बिल्कुल सर, ये हम यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है? ये हमने एक लाइन ली, ये हमने कोई लाइन ली। इस लाइन के ऊपर क्या है? प्लस चार्ज है और ये इनफाइनाइट लॉन्ग है। अगर ये इनफाइनाइट लॉन्ग है तो उसकी इनफाइनाइट लॉन्ग को दिखाने के लिए मैं ये ड्रॉ कर देता हूँ, राइट ना? ये डॉट से दिखा दिया कि ये इनफाइनाइट लॉन्ग है। हो गया काम सर। अब इसके ऊपर क्या है? प्लस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये मैंने क्या काम कर दिया? इसके ऊपर प्लस चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है ये आपको बताया ही है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना? जब तक कुछ सामने से आपको कुछ नहीं कहेगा तो आपको क्या मानना है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज। अब दूसरा स्टेप, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है। सर गॉसियन सरफेस क्या होता है? एक क्लोज्ड सरफेस होती है, क्लोज इमेजिनरी सरफेस हमें बनाना होता है, क्लोज बनाना होता है, क्योंकि गॉस लॉ क्लोज सरफेस पर ही लगता है। अब गॉसियन सरफेस किस शेप का बनाना है, ये सबसे ज्यादा डाउट बच्चों के केस में रहता है। तो इसका मैं सीधा सा आंसर देता हूं, कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो शेप आपको दिख रही है उसी तरीके का आप गॉसियन सरफेस बना लो। यहाँ पर एक लाइन है, लाइन कैसी दिखती है? एक सिलेंडर जैसी दिखती है। ये लाइन है, एक सिलेंडर जैसी दिख रही है। तो मतलब गॉसियन सरफेस जो बनेगा वो कैसा बनेगा? एक सिलेंडर जैसा बनेगा, ठीक है? तो हमें एक सिलेंडर बनाना है, किसकी फॉर्म में? गॉसियन सरफेस की फॉर्म में, ठीक है? तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो कहाँ पर निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है, जस्ट मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। यहाँ से हमें आर डिस्टेंस की दूरी पर कोई पॉइंट है P, यहां पर हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किससे? लाइन ऑफ चार्ज से। क्लियर है? बिल्कुल सर। अब आगे चलें? बिल्कुल चलिए सर। जब हम आगे चलेंगे तो क्या काम करेंगे? गॉसियन सरफेस बनाएंगे। वो गॉसियन सरफेस पॉइंट P को चीरता हुआ जाएगा, ठीक है? तो मैं पॉइंट गॉसियन सरफेस बनाता हूं और ये मैंने ले लिया है ना, यहां से चला गया। इसको थोड़ा प्रॉपरली बना लेते हैं। चलिए ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझना है हमें ये चीज़ें। जितना इधर है तो इतना ही ये इस साइड भी आएगा। बिल्कुल सर। ये हमारे पास क्या बन गया? ये हमारे पास एक सिलेंडर बन गया। अब इसके साथ साथ हमें क्या बनाना है? क्लोज करना है इसको, क्योंकि गॉस लॉ कहाँ पर लगता है? वो लगता है क्लोज सरफेस पर। बिल्कुल बात सही है सर। ये हमने क्या कर दिया? इसको क्लोज कर दिया।
है ना। ये जो मैंने बनाए हैं ये क्या बनाए हैं, सर्कुलर कैप्स। इसका मतलब क्या है सर, ये जो आप ऊपर से देख रहे हैं ये सर्कुलर कैप है, ऐसे ही सेम नीचे भी होगा सर्कुलर कैप, है ना। सिलेंडर है ये, सिलेंडर जैसा इसको फील करिए। ये एक सर्कुलर कैप, ये हो गया टॉप और ये क्या हो गया बॉटम, और ये क्या हो गया इसका कर्व सरफेस, है ना। ठीक है, तो ठीक है, पी कहां पर लाई कर रहा है, पी पॉइंट इसके सरफेस पर लाई कर रहा है ना। जो मैं अब यहाँ पर क्या करना है, दूसरा जो पी पॉइंट है यहाँ इसकी सरफेस पर लाई कर रहा है, ये समझ में आया। ये टॉप सरफेस हो गई, ये बॉटम सरफेस हो गई, ये सर्कुलर कर्व सरफेस हो गई। अब दूसरा काम क्या है, एक छोटा सा स्मॉल एरिया कट करना है। स्मॉल एरिया कहाँ पर कट होगा, पी पॉइंट पर, है ना, इसकी सरफेस पर ही कट होगा। वो किस शेप का होगा, कल भी बताया था आज भी बता रहा हूँ, आपकी मर्जी है, किसी भी शेप का आप ड्रॉ कर सकते हो। मान लो, सपोज करो, मान लो मैंने ये क्या काम कर दिया, ये सरफेस कट कर दिया, ये डीएस मैंने ले लिया, ठीक है। इसको मैंने क्या ले लिया, इसको ले लिया डीएस, ठीक है। अब डीएस क्या है, डीएस एक वेक्टर क्वांटिटी है, बिल्कुल है सर। तो वेक्टर का क्या होता है, डायरेक्शन होता है। तो डायरेक्शन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट वेक्टर से। यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, जो डीएस का डायरेक्शन है। तो डीएस में मान लेता हूं ये डायरेक्शन में क्या है, डीएस है। आपने ऐसा क्यों माना, क्योंकि मैं जो डीएस को ले रहा हूं वो आउटवर्ड नॉर्मल ले रहा हूं पॉजिटिव, आउटवर्ड नॉर्मल पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, इनवर्ड नॉर्मल नेगेटिव लेंगे। तो ये मैंने क्या लिया, आउटवर्ड नॉर्मल क्या ले लिया, पॉजिटिव ले लिया। जिस डायरेक्शन में डीएस होगा उसी डायरेक्शन में उसका यूनिट वेक्टर होगा। तो यूनिट वेक्टर को मैं किससे लिख रहा हूं, यूनिट वेक्टर को मैं लिख रहा हूं एन कैप से, बिल्कुल। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को बताना है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बताएंगे, पहले तो उसका डायरेक्शन बताना होगा, ठीक है। किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, पी पॉइंट पर बताना है। तो आपको क्या बताया था डायरेक्शन के लिए, अपने दिमाग में क्या समझ लो, +1 यूनिट टेस्ट चार्ज वहां पर एज्यूम कर लो, +1 सोच लो, एग्जाम में करके नहीं दिखाना है। तो मैंने पी पॉइंट पर क्या समझा, +1 पॉइंट समझा। तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस प्लस क्या करेंगे, दुश्मनी, रिपेल करेंगे। जब ये रिपेल करेंगे तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन ये होगा। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, बिल्कुल सर। अब सर्कुलर कैप्स, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हो गया टॉप, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा बॉटम। अब टॉप पर भी ऐसा ही हम कोई ये हमने लिया क्या, स्मॉल एरिया डीएस, इसका डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड नॉर्मल। सर आउटवर्ड नॉर्मल क्यों ले रहे, अभी बताया था, आउटवर्ड नॉर्मल पॉजिटिव होता है, मैं पॉजिटिव इंसान हूँ, पॉजिटिव सोचता हूँ, तो आउटवर्ड नॉर्मल मैं क्या ले रहा हूँ, पॉजिटिव ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने लिया क्या, ये डीएस हो गया अपने पास इधर, यहाँ पर ये क्या हुआ, ये हो गया डीएस। ध्यान से समझना, मैं कुछ चेंज करूंगा। तो डीएस का डायरेक्शन क्या होगा, उसका डायरेक्शन देगा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या लिया है, एन कैप, आउटवर्ड नॉर्मल, बिल्कुल। अब इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पर यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हमें बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉजिटिव, तो यहाँ पर पॉजिटिव सोच लिया दिमाग में, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ रही है बात, बिल्कुल आ रही है सर। अब ध्यान से समझो, जो कहानी आ रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट आ रही है, राइट। तो अगर मैं चाहूँ तो डीएस यहीं पर दिखा सकता हूँ, ये ऐसे करके ये डीएस मैं यहाँ ही बना देता हूँ, ठीक है। कोई डाउट ना रहे आपके मन में, जिधर डीएस उसी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा, बिल्कुल सर। ये कहानी हमें यहाँ पर क्लियर हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज समझने की कोशिश करना, वेक्टर क्या होता है, जिसके पास मैग्नीट्यूड होती है, जिसके पास डायरेक्शन होता है। जब आपने दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारी बुक में ऐसा नहीं होता, बट मैं स्टैंडर्ड बुक से पढ़ा रहा हूं, समझा रहा हूं, तो समझिएगा। यहाँ पर डीएस का डायरेक्शन और यहाँ पर डीएस का डायरेक्शन क्या अलग है, सेम है, बिल्कुल अलग है सर। यहाँ पर डीएस आउटवर्ड नॉर्मल अपवर्ड है, और यहाँ पर क्या है, कौन सी साइड में है, राइट साइड में है। तो दोनों का डायरेक्शन बदल गया। अगर डायरेक्शन बदल गया तो इसका मतलब क्या हुआ, वेक्टर भी बदल गया, तो वेक्टर का नाम भी बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं इसको क्या बोल देता हूँ, मैं इसको बोल देता हूँ ई डैश, और इसको क्या बोल देता हूँ, डी डैश, और इसको क्या बोलता हूँ, एन डैश। समझ में आया, बिल्कुल। अब यहाँ पर एक और हमने क्या करा, छोटा सा स्मॉल एरिया कैलकुलेट करा, डीएस, इसका डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड नॉर्मल, ये ले लिया डीएस, ठीक है। और इसका यूनिट वेक्टर किधर होगा, जिधर डीएस वेक्टर है उसी की डायरेक्शन में कैप वेक्टर होगा। तो यहाँ पर अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर हम डायरेक्शन बतानी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो यहाँ प्लस रखेंगे, यहाँ पर भी प्लस है, प्लस प्लस क्या करेंगे, दुश्मनी, रिपेल करेंगे। तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन ये हो जाएगा। समझ में आया। तो यहाँ पर डीएस का डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड, यहाँ पर क्या है, डाउनवर्ड, यहाँ क्या है, राइट हैंड साइड में। तो तीनों का डायरेक्शन जब अलग अलग है, इसका मतलब वेक्टर की डायरेक्शन बदल रही है। अगर वेक्टर की डायरेक्शन बदल रही है तो उसके नेम भी बदलेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, डबल डैश,
क्या लिख देता हूँ, डबल डैश और डबल डैश। क्लियर, बिल्कुल। अब नेक्स्ट क्या चीज़ है तो आप अच्छे से जानते हैं बच्चों, क्या, जहां पर डॉट प्रोडक्ट होता है, यहाँ डॉट प्रोडक्ट है ना, अगर डॉट प्रोडक्ट को हटाऊंगा तो क्या लगाऊंगा, कोस थीटा लगाऊंगा। थीटा क्या होता है, थीटा एंगल होता है किसके बीच में, ई और डीएस के बीच में, इसका भी यही पता कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको देखने में साफ पता चल रहा है यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल है, यहाँ पर थीटा कितना है, यहाँ पर थीटा 90 डिग्री है, बिल्कुल है। इसके जो यहाँ से फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन होगा उसको मैं बोल दूंगा φ1। ठीक है, और इसकी वजह से जो फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन होगा उसको बोल दूंगा φ2, और जो इसकी वजह से कंट्रीब्यूशन होगा उसको बोल देंगे φ। ठीक है, तो यहाँ पर भी देख लीजिए ई और डीएस में कितने डिग्री का एंगल है, ई डबल डैश में और डी डबल डैश में 90 डिग्री का। यहाँ पर भी थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। यहाँ पर देखिए ई वेक्टर किधर है, ई वेक्टर इधर है, राइट ना, यूनिट वेक्टर किधर है, डीएस का, वो भी इधर है। तो दोनों क्या हो गए, पैरेलल। जब पैरेलल होते हैं तो थीटा कितने डिग्री का हो जाता है, थीटा हो जाता है 0 डिग्री। और जब कल मैं सेशन पढ़ा रहा था उस सेशन में मैंने आपको बताया था, जब भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे और एंगल 90 डिग्री होगा तो फ्लक्स 0 आएगा, बिल्कुल आएगा 0। तो देखिए कैसे आता है, उसका मैं कैलकुलेशन भी करके दिखाता हूँ। φ1 क्या होता है, ई डी एस कोस थीटा, है ना, डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट को हटाकर कोस थीटा लगाया, तो यहाँ से φ1। अगर मैं φ1 की बात करूँ कितने डिग्री का एंगल है, 90, तो यहाँ क्या लिखूंगा, ई डी एस कोस 90, कोस 90 क्या होता है 0, तो φ1 कितना आ गया 0। ऐसे ही φ2 आएगा, ये किसकी वजह से आया है, ये टॉप सरफेस की वजह से आया है, टॉप सर्कुलर कैप की वजह से आया है। φ2 क्या होगा, ई डी एस कोस थीटा, इस केस में भी थीटा कितना है, इस केस में भी थीटा है 90 डिग्री। कोस 90 कितना होता है, कोस 90 होता है 0। तो φ2 में भी कितना फ्लक्स आएगा, 0 आएगा। मतलब टॉप का और बॉटम में कोई हम वहां पर फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, ये हमारे लिए पता चल गया। अब कौन सा बच गया हमारे लिए, सिर्फ एक सरफेस बच गई है, वो कौन सी सरफेस बच गई है, ये वाली सरफेस बच गई है, इसकी वजह से निकाल लेंगे। इसकी वजह से क्या आएगा वो मैं यहाँ पर कर देता हूँ। यहाँ पर अगर मैं इसको फाई बोल दे रहा हूँ, है ना, तो मैं इसको इधर कर दे रहा हूँ, छोटे से बॉक्स में बनाकर इधर, है ना, आपके पास प्रॉपर नोट्स में तो है ये। इसको फाई अगर मैं बनाऊँ तो ई डी एस कोस थीटा, कोस थीटा कितना हो गया 0, तो यहाँ पर फ्लक्स कितना आ जाएगा अपना, ई डी एस कोस 0, कोस 0 कितना होता है 1, तो यहाँ पे जो फ्लक्स मिलेगा ई डी एस मिल जाएगा। समझ में आया, ये कंसेप्ट हो गया, बिल्कुल सर, हमने फ्लक्स निकालना सीख लिया। अब हमारा काम क्या था कि लेफ्ट हैंड साइड को निकालने में, तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमने निकाल ली। कैसे निकाली सर, देखिएगा, ईडीएस की हेल्प से निकाल लिया, फ्लक्स निकाल लिया हमने, क्योंकि गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स हमने निकाल लिया, टॉप के लिए भी निकाल लिया, बॉटम के लिए भी निकाल लिया, राइट हैंड साइड के लिए भी निकाल लिया। अब बचते क्यू नेट चार्ज इनसाइड। क्यू नेट चार्ज इनसाइड कैसे निकालेंगे, इसकी फिजिक्स समझते हैं। क्यू नेट चार्ज इनसाइड के लिए आप लोग ने एक टर्म पढ़ी है जिसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या पढ़ते हैं उसको, इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ साइड, थोड़ी जहाँ पर मेरे पास स्पेस है, इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों इसको, लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या होता है, लैम्डा क्यू बाई एल, चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से राइट कर देता हूं, चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसका मतलब क्या हुआ, बोलने में तो पता लग गया सर ये चार्ज पर यूनिट लेंथ है, इसका मीनिंग नहीं समझ में आया तक। इसका मतलब है 1 मीटर लेंथ पर कितना चार्ज है, इसका मतलब ये होता है, राइट। 1 मीटर पर मान लो 1 लैम्डा है, 1 मीटर पर कितना है, मान लो 1 लैम्डा है। 2 मीटर पर 2 लैम्डा है, समझ में आया, बिल्कुल आ रहा है। अगर मैं ऐसे आप लोगों से पूछूं डीएल लेंथ पर कितना होगा, डीएल लेंथ पर कितना होगा, लैम्डा डीएल होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। समझ में आई बात या नहीं आई, तो यहां से ये हमें सीखा क्या, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो यहां से लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल है। अब इसके अंदर कितना चार्ज है, ये लेंथ मान लो मैं क्या ले लेता हूं, सपोज करो मैं इस लेंथ को एल ले लेता हूं, ठीक है, कितना ले लेता हूं, एल ले लेता हूं। तो एल लेंथ पर कितना चार्ज है अंदर, ये पता करना है, राइट ना। तो ये पता करने के लिए मैंने फॉर्मूला लगाया लीनियर चार्ज डेंसिटी क्यू नेट। तो क्यू क्या हो गया अपने पास, एल लैम्डा, ये हमने क्या निकाल लिया, यहाँ से नेट चार्ज निकाल लिया। इस तरीके से हमें नेट चार्ज का भी पता चल गया। तो हमने अपना जो सेकंड स्टेप है, क्या हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, क्यू इनसाइड कितना है, वो भी हम पता लगा लिए, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके थ्योरेटिकल कंसेप्ट पर, वो बड़ा आसान है। यहाँ पर लिखा हुआ है आप लोगों के लिए कहानी,
लेट द लाइन ऑफ चार्ज हैज लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। लीनियर चार्ज डेंसिटी है ना, जो फिगर 1D में होगा उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी लेंगे उस पर, है ना। अगर एरिया होगा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी लेंगे, अगर कोई वॉल्यूम होगा तो उस पर हम लेंगे वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, राइट। वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है पी पॉइंट पर। कितनी दूरी पर, आर डिस्टेंस की दूरी पर, ये मेंशन भी किया हुआ है, राइट। तो वो कहता है फिर लेट अस ड्रॉ ए क्लोज्ड सिलेंडर ऑफ लेंथ एल। एक सिलेंडर लिया हमने एल लेंथ का, जैसे अभी आप लोगों को यहाँ पर मैंने बताया था, है ना। एल लेंथ का कोई सिलेंडर लिया, ठीक है। उसके बाद कहते हैं उसका रेडियस आर है एंड टेकिंग लाइन ऑफ चार्ज ऑफ एक्सिस। ये उसका एक्सिस लिया है ना, जिस जो हमारी लाइन है ना, थिन लाइन इनफाइनाइट लॉन्ग जिस पे चार्ज है, उसको उस सिलेंडर का क्या मान लिया, एक्सिस मान लिया। तो आगे कहते हैं पॉइंट पी इज इट्स कर्व्ड सरफेस। जो पॉइंट पी है उसके कहाँ पड़ रहा है, कर्व सरफेस पे पड़ रहा है। ये मैंने आपको अभी कैलकुलेट करके भी दिखाया था, पी पॉइंट कहाँ पर पड़ रहा है, उसके कर्व सरफेस पे पड़ रहा है ना। तो यहाँ के बाद हम चलते हैं कहाँ पर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन द टॉप एंड बॉटम सर्कुलर कैप φ1 एंड φ2 जीरो। क्यों जीरो हुआ, ये कैलकुलेट करके दिखाया है। अगर आपको इसका फिर भी पढ़ना है, जीरो होने का रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर E1 और D-1 E1 में, ई डैश बोल दीजिए, ई डैश और डी डैश 1 में कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। और जब कभी भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे हैं और एंगल 90 डिग्री मिलेगा तो फ्लक्स कितना आना है, जीरो आना है। ये मैं कैलकुलेट करके दिखा चुका हूं। तो φ1 और φ2 दोनों क्या आ गए हैं, जीरो आ गए हैं, राइट। इसका कैलकुलेशन आप देख सकते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द कर्व सरफेस निकालना है। कर्व सरफेस के लिए हमने EDS निकाला था, ठीक है। अब यहां पर समझना है DS। DS क्या है, DS है अपने पास वेरिएबल क्वांटिटी। बिल्कुल सर, ये बात तो हमें पता है, DS वेरिएबल है। तो DS क्या है, ये है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। वो कितना होता है, 2πRL। तो लिमिट कहां से कहां वेरी करेगी, 0 से 2πRL, है ना। तो हमने देखो यहाँ पर जब हमने फाई निकाला, फाई में हमें EDS निकाला। अब टोटल निकालना है, टोटल निकालेंगे तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। कल भी बताया था, आज फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब कभी भी आपको टोटल फ्लक्स निकालना है तो आपको इंटीग्रेशन करना है। तो ये तो मैंने फाई EDS फाई निकाल दिया, टोटल निकालूंगा तो क्या करूंगा, इंटीग्रेशन करूंगा। तो E डॉट DS इंटीग्रेशन किसका करते हैं, वेरिएबल का। वेरिएबल क्या है, DS क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πRL। तो लिमिट कहां से कहां जाएगी, 0 से 2πRL। तो लिमिट कहां चली गई, 0 से 2πRL। तो ये पैरेलल है, ये कहानी ये कैलकुलेट करके दिखाया हूं मैं पहले ही। थीटा की अगर पैरेलल होता है, थीटा 0 डिग्री होता है। ई क्या है, कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया इंटीग्रेशन साइन से। DS का इंटीग्रेशन क्या आएगा, S, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये फॉर्मूला लगाया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो फाई कितना आ गया, E2πRL। टोटल तीनों का जोड़ेंगे, तीनों का किस किस का, टॉप का, बॉटम का और कर्व का। टॉप और बॉटम का तो जीरो था, कर्व का अभी निकाल दिया, कितना E2πRL। ये हमारे पास आ गया फ्लक्स। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का कंसेप्ट बताया था, उसकी हेल्प से हमने क्या निकाला, टोटल चार्ज इनसाइड, अंदर कितना है। तो लैम्डा QL, क्यू का वैल्यू यहाँ से कितना मिल गया अपन को, लैम्डा L मिल गया। तो फाई कितना निकाला था अभी, E2πRL, ये रख दिया। क्यू इनसाइड कितना निकाला था, लैम्डा L, कैलकुलेट भी करके दिखाया आप लोगों को, है ना। तो वैल्यू पुट कर दिया, L से L कट गया, तो E किसके बराबर आया, लैम्डा डिवाइडेड बाय 2πε0R। ये हो गया डेरिवेशन। याद रखना है, अगर आपसे कोई पूछता है एग्जामिनेशन हॉल में, इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज के लिए बताइए, या थिन सिलेंडर के लिए बताइए, या कोई थिन रोड के लिए बताइए, तो उसका आंसर कितना आना है, लैम्डा डिवाइडेड बाय 2πε0R। अब ग्राफ भी बता देते हैं लगे हाथ। यहाँ पर R और E दोनों में कैसा रिलेशन है, इनवर्सली रिलेशन है, राइट ना। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, अगर R बढ़ रहा है तो E क्या करेगा, घटेगा। अगर R घट रहा है तो E क्या करेगा, बढ़ जाएगा। तो ये क्या करेगा, ये कुछ इस तरीके का इसका ग्राफ हमको मिलेगा। होप सो बच्चों ये आपको समझ में आया है, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। एग्जामिनेशन हॉल में ऐसा क्वेश्चन आता रहता है। कल हम इसका दूसरा एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तब तक जितने सेशन में मैंने आपको पढ़ाया है, एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, फ्लक्स का कंसेप्ट, गॉस लॉ और ये एप्लीकेशन, इसको पूरा निचोड़ लीजिए, अच्छे से पढ़कर आइएगा। तो कल के सेशन में मिलते हैं। ओके बाय, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।